हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को आप किस प्रकार से आसान बना सकते हैं। तो आज की जो आपकी चर्चा रहेगी, आचार्य चाणक्य के कोटेशन एक कथन के साथ हम इस चर्चा को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की जितनी भी पेड क्लासेस रहती हैं, जहाँ भी आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन किए होंगे, मैंने लगातार इन बातों को वहाँ पे उठाया होगा कि आचार्य चाणक्य लगातार इन बिंदुओं को उठाते रहे कि योजना का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा था, समझाया था कि योजना का मतलब यह होता है कि एक ऐसी तैयारी, एक ऐसी प्लानिंग जिसके बारे में केवल आप जानते हो, बाकी लोग ना जानते हो। यानी कि मान लीजिए, अगर आपने प्रतियोगी परीक्षा को आधार बना करके अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य आपने बनाया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में जो भी तमाम प्रकार की योजनाएं आपने बनाई हैं, तो आचार्य चाणक्य आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वो तमाम प्रकार की योजनाएं केवल आपके पात्र हैं। अगर आप लोगों ने अपने सहपाठी को उन तमाम प्रकार की योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया, तो आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी वो जो योजना है, वो योजना अपना प्रभाव खो देगी। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आचार्य चाणक्य विद्यार्थियों को ये संदेश देने की बात करते हैं कि लक्ष्य आप बनाइएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी आपके साधन हैं या जो भी आपके तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, वो केवल आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, बाकी लोगों को आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निष्कर्ष आप शुरुआत में ही निकाल के चलेंगे कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को स्वार्थी होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी स्वार्थी बना रहेगा तब तक वो बाकी लोगों से अपने आप को डिफरेंट बनाता रहेगा। लेकिन जो उसके रिसर्च हैं, जो उसने नई खोजें की हैं, अगर खुशी में या उत्साह में उन तमाम प्रकार की खोजों को या उन तमाम प्रकार की रिसर्च जो आप कह सकते हैं, अगर अपने सहपाठियों को बताने की बात करेगा, तो आचार्य चाणक्य समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा विद्यार्थी अपने लिए ही क्या है, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार कर रहा है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ना तो चाहते हैं, और मैं तो लगातार कहता रहा हूं कि विद्यार्थियों की अपने क्या होती है, एक ताकत होती है। और कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं, और परेशानी में आने का कारण क्या है कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम अपनी तैयारी को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो आज की चर्चा जो ये रहेगी आपकी, इसी बिंदु पर मैं इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करके चलूँगा कि आज भी मुझे आपको यही बताना है कि किस तरीके से आप किस बिंदु को अप्रोच करके चलेंगे, ताकि तैयारी थोड़ी आपकी क्या हो जाए, आसान हो जाए। आप जो अलग अलग प्रकार के वैल्यूज़ हैं, उनको बड़ी आसानी के साथ क्या है, अप्रोच करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है, देखिए विद्यार्थियों के पास सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर विद्यार्थियों के पास ये रह जाता है कि जो विद्यार्थीगण हैं GS, यानी कि जिसको आप सामान्य अध्ययन कहते हैं, और एक को आप क्या कहते हैं GK, जिसको आप सामान्य ज्ञान कहते हैं, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस नहीं पहचान पाते। यानी कि मैं आपको ये समझाने की बात कर रहा हूं कि विद्यार्थीगण अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके तो चल रहे, लेकिन उनके पास क्या है, GS और GK में जो आपका बेसिक डिफरेंस होता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, जो आपका मूलभूत अंतर होता है, इस मूलभूत अंतर को पहचान नहीं पाते। अच्छा, जब तक आप इस बेसिक डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आपको ये बताना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि GS का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या होता है और GK का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस क्या होता है। आप लोग कभी अपने पाठ्यक्रम को ऑब्जर्व करके देखना, कई बार आपके पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन लिखा रहता है और कई बार आपके पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान लिखा रहता है। तो अगर आपके पाठ्यक्रम के किसी कॉलम में सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, और आपके पाठ्यक्रम के किसी कॉलम में सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। हम आपको थोड़ी आसानी देने का प्रयास करते हैं कि इस विषय वस्तु को आप लोग किस प्रकार से राइट वे में जाकर के एंड साइंटिफिकली क्या इसको अप्रोच कर पाओगे। होता क्या, देखिए GS में मान लीजिए मैंने कहा कि आपको हिस्ट्री का अध्ययन करके चलना है, मान लीजिए हमने क्या कहा, आपको पॉलिटी का अध्ययन करके चलना है, मान लीजिए हमने क्या कहा आपसे, आपको ज्योग्राफी का अध्ययन करके चलना है, मान लीजिए हमने कहा आपको इकोनॉमी का अध्ययन करके चलना है। ठीक है, ये आपका यूके ट्रिपल वाला पैटर्न हो गया। इसमें अगर आप यूके PSC को जोड़ने की बात करोगे, तो वो आपके सामने साइंस भी रखने का प्रयास करेगा। ओके, वो आपके सामने क्या है, एनवायरनमेंट को भी क्या है, रखने का प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो सेक्शन है, इसमें आप क्या पाते हैं, ये सामान्य अध्ययन में कैलकुलेट होता है।
अब अगर मैं मान लीजिए आपको कोई बात बताने का प्रयास कर रहा हूं तो उसकी बड़ी वजह रही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जीके को अप्रोच करने की बात करोगे तो असल में जीके में आपका हिस्ट्री भी इंक्लूड है, पॉलिटी भी आपका इंक्लूड हो जाता है, समझना मेरी बातों को, ज्योग्राफी भी आपका इंक्लूड हो जाता है, इकोनॉमी भी आपका इंक्लूड हो जाता है, और साथ ही साथ साइंस भी आपका इंक्लूड हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो इन्वायरमेंट है ये भी क्या है, इंक्लूड हो जाता है। अब आप ये कहने की कोशिश करेंगे कि भाई आप लेके चलें बेसिक डिफरेंस, लेकिन आपने दिखा दिया समानता का धरातल। तो समानता का धरातल तो है भाई, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा। कोई अगर ये समझाए आपको कि जीके में आपको कुछ और चीजें पढ़नी होती हैं तो ऐसा नहीं है। ये जो आपके सामने विषय वस्तु बनी हुई है इसकी गहराई थोड़ी आपको पहचान के चलनी पड़ेगी। अब देखिए मैं थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं। मान लीजिए आपने सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट को पढ़ने की बात की, तो सामान्य अध्ययन में आपका जो मेन अप्रोच होता है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को आप किस प्रकार से अप्रोच करके चलेंगे, तो यहाँ पर आपका मेन अप्रोच क्या होगा भाई साथियों, मेन अप्रोच आपका ये हो जाता है कि यहाँ आप पढ़ते हैं क्यों के बारे में और यहाँ आप पढ़ते हैं क्या के बारे में। तो ये तमाम प्रकार की जो विषय वस्तुएं हैं, इन तमाम प्रकार के विषय वस्तुओं को आधार बनाते हुए, जैसे आपका इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल आपका हो जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपका हो जाता है, सामान्य विज्ञान आपका हो जाता है, पर्यावरण आपका हो जाता है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को आधार बना करके जब आप ये कहेंगे कि इसमें आपको क्यों और क्या के बारे में पढ़ना है, तो ये कॉलम आपका कंप्लीट कहाँ होता है, सामान्य अध्ययन में होता है। ठीक है। और मान लीजिए आपने कहा कि सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में जैसे आपका इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भूगोल आपका हो जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपका हो जाता है, सामान्य विज्ञान आपका हो जाता है, इन्वायरमेंट आपका हो जाता है। तो यहाँ आप जीके वाले सेक्शन में इनको अप्रोच कैसे करके चलेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, बात को गौर से समझना, कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, आप कहेंगे शाह इल्तुतमिश, है ना। लेकिन अगर इसी बात को आप सामान्य अध्ययन में ला करके पढ़ेंगे तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, प्रमाणित करके चलना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कारण कौन से हैं कि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया। या अगर आप इसको और भी थोड़ा साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो फिर यह भी आप कह सकते हैं कि आखिर ऐसे कारण कौन से रहे कि बलबन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहा गया। तो देखो, अगर आप केवल इतना पढ़ के चलोगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है, तो ये कहां जाएगा, आपका सामान्य ज्ञान में रहेगा। लेकिन अगर इसी बात को आप प्रमाणित करके चलेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही क्यों है, तो जब आप इस बात को प्रमाणित करने की बात करेंगे तो ये मामला कहां गिरेगा, सामान्य अध्ययन में गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो खाली अगर आप इतना पढ़ के चलेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ये मामला फिर कहाँ गिरेगा आपका, ये मामला आपका कहाँ गिरेगा, सामान्य ज्ञान में गिरेगा। लेकिन अगर आप ये प्रमाणित करने की बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना ही क्यों की, भाई मोहम्मद गौरी ने जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने क्षेत्रों की पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात की, तो उसको एक राजनीतिक वंश की स्थापना तो करनी थी, लेकिन उसने गुलाम वंश की स्थापना ही क्यों की, है ना, वंश के साथ गुलाम ही क्यों जोड़ा। तो जब आप इस बात को प्रमाणित करने की बात करेंगे तो ये मामला आपका कहाँ गिर जाएगा, सामान्य अध्ययन में गिरेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये बात कही कि भारतीय संविधान के पास एक प्रस्तावना होगी, राइट, भारतीय संविधान के पास क्या होगी, एक प्रस्तावना होगी। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका संकल्प है, इसको आपने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। तो अगर आप इसको केवल इतना पढ़ के चलोगे तो ये मामला आपका कहां गिरेगा, सामान्य ज्ञान में गिरेगा। लेकिन अगर आप ये बात यहां पर प्रमाणित करने की बात करोगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान को किस प्रकार की सहूलियत देती है, प्रस्तावना के संदर्भ में हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं के विचार कैसे रहे, आखिर प्रस्तावना को ग्रहण किए जाने के संदर्भ में हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था से ही प्रभावित क्यों हुए, तो ये सारा मामला आपका कहाँ गिरेगा, सामान्य अध्ययन में गिरेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो मैंने आपके सामने एक समानता का ग्राउंड यहां पर दिखाने की बात की, और उसके बाद में मैंने कुछ डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। ये पता होना चाहिए, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि राइट वे में राइट लेबर होना चाहिए। आपके एक एक घंटे की वैल्यू होती है, अगर आप अपने एक एक घंटे की वैल्यू को आइडेंटिफाई करके चलोगे तो आपको उस हिसाब से मेहनत करने की आवश्यकता भी है।
भाई मेरे लिए आसान हो सकता है क्योंकि मैं तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ी ना पढ़ना, आपको तो बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आपके पास जितने इफेक्टिव प्लानिंग्स होंगी, वैल्यूज़ को अप्रोच करने के जितने आपके पास साइंटिफिक मेथड होंगे, उस हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, क्या बन जाएगी, कन्वीनियंट बन जाएगी, यानी कि आसान बन जाएगी। तो यहाँ तक तो देखो ये सारा मामला बिल्कुल ऐसे रहता है, जो है मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। अब आप एक बात देखो कि जीके में कई बार क्या होता है, जैसे कुछ नई बातें भी मैं आपको बता के चलूंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों का अप्रोच करना है। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या किया कि आप करंट अफेयर में एक सेक्शन पढ़ते हैं कि दुनिया भर के साल भर में क्या होते हैं, आपके युद्ध अभ्यास होते हैं, है ना। तो युद्ध अभ्यास जनरली आप पढ़ते कहाँ पे, देखो युद्ध अभ्यास जनरली आप कहाँ पे पढ़ते हो, तो आप कहेंगे कि सर हम कहाँ पे पढ़ते हैं, करंट अफेयर में पढ़ के चलते हैं। ओके, लेकिन एक बात देखो कि युद्ध अभ्यास, मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, उत्तराखंड में कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप 2024 में कुछ युद्ध अभ्यासों को पढ़ रहे हो, तो जब आप 2024 में युद्ध अभ्यासों को पढ़ने का काम कर रहे हो, तो ये जो आपकी कैलकुलेशन है ये क्या बन जाती है, करंट अफेयर ओरिएंटेड आपकी बन जाती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, आपके यहाँ तो ये काम बहुत होते हैं, अगर वो युद्ध अभ्यास में कहाँ चला जाता है, 2022 में चला जाता है, तो हम कहते हैं कि साहब करंट अफेयर का बहुत पुराना सवाल पूछा। और ये करंट अफेयर का नहीं है, ये सवाल किसका बन जाता है, बाद में जीके का बन जाता है। क्योंकि जीके की एक खासियत ये भी होती है कि जीके में आपको परमानेंसी लेकर के चलनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक परमानेंट इंफॉर्मेशन है। तो जीके की खास बात ये भी है, जैसे मैंने आपको यहां बताने की बात की है कि युद्ध अभ्यास साल भर में दुनिया भर के होते रहते हैं। तो अगर आप 2024 को आधार बना करके युद्ध अभ्यासों पर अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन कर रहे हो साथियों, तो ये मामला क्या बन जाता है, करंट अफेयर ओरिएंटेड बन जाता है। लेकिन आप समझो इस बात को, कई बार परीक्षाओं में ऐसा होता है कि 1 साल पहले के, 2 साल पहले के या 3 साल पहले के भी क्या है, युद्ध अभ्यास आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या है, युद्ध अभ्यास आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपके युद्ध अभ्यास जो आपके बैक ईयर्स हैं वहां से जो उठाए जाते हैं, तो हमको फिर ये नहीं कहना चाहिए कि करंट अफेयर का 2021 का या 22 का कोई सवाल पूछा गया। हमको इस बात को ऐसे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि युद्ध अभ्यास 2022 में कोई हुआ था, और हुआ था तो वो क्या हो गया, परमानेंट नेचर का हो गया। और कहते हैं कि जब कोई भी जानकारी, इस बात को दिमाग में स्टैब्लिश कर लेना, जब कोई भी जानकारी परमानेंट नेचर की हो जाती है तो ऐसी जानकारी को जीके वाले सेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए युद्ध अभ्यास में मैंने क्या कहा, साल भर में एक अभ्यास जरूर होता है जिसको आप क्या कहते हैं, सलाइनेक्स कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सलाइनेक्स कहते हैं। तो अगर वो सवाल ये पूछता है कि 2024 में जो आपका सलाइनेक्स है वो किन किन देशों के बीच हुआ, तो ये आपका क्या बनेगा, आप कहेंगे कि करंट अफेयर का बनेगा, नहीं। सलाइनेक्स हमेशा एक तरफ आप इंडिया को जोड़ के चलते हैं और एक तरफ आप किसको जोड़ के चलते हैं, श्रीलंका को आप लोग जोड़ के चलते हैं। तो अगर आप यहां पर यह आंसर बनाएंगे कि ये जो आपका युद्ध अभ्यास होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो ये परमानेंट करैक्टर है इसका, ये इसका क्या परमानेंट करैक्टर है। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि 2024 में ये कहां पर हुआ है, 2024 में ये कहां पर हुआ है, तो ये एस्पेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये एस्पेक्ट आपका करंट अफेयर वाला बन जाएगा, ये एस्पेक्ट आपका क्या बन जाएगा, करंट अफेयर वाला बन जाएगा। तो बात को पहचानो। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक बिंदु हो रखा कि अभी हाल ही में क्या है, 2024 को लेकर के जो आपके नोबल जो आपके प्राइज हैं उनका अनाउंसमेंट हो गया है। तो 2024 को लेकर के जो आपके नोबल प्राइज हैं उनका क्या हो गया है, अनाउंसमेंट हुआ है, आपके सामने जानकारियां आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नोबल प्राइज को लेकर के कैलकुलेशन करता है, जैसे मान लीजिए कई बार 2001 का रेफरेंस लिया जाता है, कई बार क्या है 2002 का रेफरेंस लिया जाता है, ये बड़े क्रांतिकारी प्रकृति के सवाल होते हैं, इतना बैक में कोई जाता नहीं है। तो असल में 2024 में जिन लोगों को नोबल प्राइज मिला है, तो 2024 में ये मामला किसका बनेगा, करंट अफेयर का बनेगा। लेकिन अगर इसी मामलों को आप 2001 2002 के साथ जोड़ने की बात करोगे या बैक ईयर्स में जाने की बात करोगे, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप ये समझ जाओ कि ये क्या बनेगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा वो क्या बोलते हैं, जीके वाला सेक्शन आपका ये बन जाएगा, क्योंकि ये मामला क्या बन गया है, परमानेंट नेचर का बन गया है। जैसे भारत रत्न अवार्ड की बात हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग भारत रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि भारत रत्न अवार्ड अगर करंट ईयर में किसी को मिला है तो वो मामला किसका बनेगा, करंट अफेयर का बनेगा। लेकिन इसमें भी अगर वो बैक ईयर्स में जाने की बात करता है तो वो मामला किसका बन जाएगा आपका, वो मामला अपने आप ही किसका बन जाएगा,
आप कहेंगे जीके का बन जाएगा। तो जीके की तीन या चार प्रकार की खासियत मैं आपको बता रहा हूं। यहां तो मैंने बताया जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट को लेकर के जब आपकी अप्रोच ये बन जाती है क्यों और क्या, तो आपका सारा मामला क्या बन जाता है, जीएस वाला बन जाता है। यहां जीके में आपको परमानेंसी लेकर के चलनी है, कहने का मतलब ये होगा। और ये जो आपकी परमानेंसी है ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट की ओर से भी आ सकती है, और ये जो आपकी परमानेंसी है ये करंट अफेयर की ओर से भी आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। ये बातें बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जीएस को हम लोग किस प्रकार से अप्रोच करके चलेंगे, या जीके को हम लोग क्या किस प्रकार से अप्रोच करके चलेंगे। कई बार क्या होता है कि आपकी परीक्षाओं में वो बहुत हल्का सा सवाल पूछ लेता है ना, बहुत हल्का सा क्या सवाल पूछ लेता है। जैसे हमको याद है कि उत्तराखंड में किसी परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि भारत में पिन कोड की जो व्यवस्था है इसका प्रारंभ कब हुआ। तो अब देखिएगा, अगर किसी को आता है तो आता है, बाकी अगर कोई अननेसेसरी सवाल को अटेम्प्ट करने की बात करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो तुक्का मार रहा है। तो ऐसे में जो आपके परीक्षा में जीएस को तो आपको पढ़ के चलना ही चल रहा है, खासतौर से जो आपका जीके वाला सेक्शन है इसकी जो उपयोगिता है वो भी क्या काफी ज्यादा रहती है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने की बात की है। कल मेरे हाथ में एक बुक आया है और ये बुक आप देख पाएंगे, अच्छे से हम आपको दिखा देते हैं। ये बुक जो आपका है ये अरिहंत पब्लिकेशन का है, ओके। और इसको आप कहेंगे स्टैटिक जीके, आप इसको कहेंगे, ओके। पहली बात तो क्या है कि मैं प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक किताब का समर्थन करके नहीं चलता हूं, आप लोग मेरा व्यवहार जानते होंगे। आप गौर से समझ लें, अरिहंत पब्लिकेशन है, स्टैटिक जीके का आपका क्या है बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या उपलब्ध है। अगर आप इसके प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस जनरली कितना लिखा हुआ है 199, लेकिन ये आपको पड़ेगा 135 और 140 के बीच में। तो इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा क्या है, महंगे नहीं। अच्छा, इस किताब की खासियत यह है कि जब आप इस किताब को, मैंने इस किताब पे 2 घंटे खर्च किए, और 2 घंटे खर्च करके, क्योंकि मुझे देखना था, कुछ लोग आए कहा कि भाई किताब काफ़ी अच्छी है और अभी हमने इसको पब्लिश किया है, हम चाहते हैं कि ये किताब जो है बच्चों को बेनिफिट दे करके चले, या प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं उनको क्या है बेनिफिट्स दे करके चले। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो ये काम है, हम एक बार किताब को देखेंगे, अगर आपकी किताब में कोई स्ट्रेंथ है तो हम अपने विद्यार्थियों के सामने आपकी किताब की जो खास खास बातें हैं वो बातें हम क्या रख देंगे। किताब के अंदर की बातों को आपके सामने रखने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में थे तो जनरली मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, लेकिन मेरे आसपास के लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ा करते थे। तो मैंने अक्सर उनसे पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के क्या है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर तो काफ़ी लोकप्रिय है, आप इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं। बल्कि द हिंदू के जो डिस्कशंस हैं, कई बार तो हम पाते हैं कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस में भी सीधे उड़ जाते हैं। और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है वहां तो आप जानते हैं कि द हिंदू कितना बड़ा बेनिफिट आपको दे करके चलता है, ये तो मैंने क्लासेज में कई बार आपको बताया भी होगा। तो उनका कहना यह रहता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो पिक्चर्स हैं ना, आप इसको अदरवाइज मत लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो आपकी पिक्चर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और इसको पढ़ने में उतना ही क्या है अच्छा भी लगता है। तो इस किताब की सबसे पहली खास बात यह है कि इस किताब को जब आप अंदर की ओर लेकर के जाने की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए इस किताब में एक सेक्शन मैंने आइडेंटिफाई किया है, बात को मेरी समझना, ये आपका सोलर सिस्टम है। तो देखिएगा जो आपका सोलर सिस्टम है तो आपके सोलर सिस्टम को पूरा पिक्चर के हिसाब से दिखाया गया है। तो होता क्या है कि कई बार इस प्रकार की जो पिक्चर्स आपके सामने आती हैं साथियों, तो पिक्चर्स हमको थोड़ा आसानी देती है, हम विषय वस्तु की ओर क्या हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं, और हमारा पढ़ने का मन क्या है उतना ही ज़्यादा क्या है कई बार करने लगता है। एक संभावना है और ये सकारात्मक संभावना है, ऐसा मैंने विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में कई बार देखा भी है। तो पहली खासियत तो इस किताब की यह है कि पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया गया है। क्या है, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया गया है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन एक बात आप समझिएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत है, मैंने अपने जो मेरे सेक्शंस हैं उसको लेकर के ठीक ठाक कैलकुलेशन इसमें की है। तो मुझे ये बुक लगभग में वर्चुअली क्या है एरर फ्री नज़र आ रही है, यानी कि जो बातें हैं उन बातों में बेचैनी का भाव आपको नज़र नहीं आएगा, है ना। तो देखिएगा कुछ बात कर लेते हैं।
कुछ बात कर लेते हैं, अच्छी अच्छी कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर क्या है हम उठाएंगे। जैसे मैं अभी आपको बोला था कि आपके यहाँ पर सवाल आया था, देखिए इसमें अच्छी जानकारी क्या है, वो कहता है कि पिन कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पिन कोड सिस्टम है इसका प्रारंभ कब हुआ। किताब के मुताबिक हम चले तो 1972। कुछ बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं इसमें, कुछ बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं इसमें। देखिए वो कहता है कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं, पोस्ट ऑफिस क्या हैं, सबसे ज़्यादा है। तो कहता है कि इंडिया लगभग क्या है 1.5 लाख के आसपास। या मान लीजिए उसने एक दिया है कि फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, भारत में सबसे पहला जो पोस्ट ऑफिस है बॉम्बे में बताया गया है और 1764 AD में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो जानकारियां हैं, कुछ जानकारियां इसमें आप इस किताब को एक बार देखेंगे तो काफी आपको अच्छा लगेगा। वो कहता है कि कंपनी दैट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया। अब बताइए अगर ऐसा सवाल आ गया तो अगर आपको पता है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। कहता है कि कंपनी दैट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। अभी आप देख रहे हैं कि BSNL को लेकर के काफी बातचीत हो रही है, तो हो सकता है किसी परीक्षा में सवाल आपके सामने आ जाए। तो उसने लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड 1 अक्टूबर 2000, यानी कि 1 अक्टूबर 2000 को। तो ये कुछ जानकारियां मुझे इसमें अच्छी लगी। मैंने इसमें अशोका वाला सेक्शन भी देखा, चैप्टर वाइज सब कुछ है, डिस्कशन बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। लेकिन अगर क्लास को पढ़ने के साथ साथ इस किताब को भी आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, लुसेंट को भी आप अपने साथ जोड़िएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, तो आपका जो जीके वाला सेक्शन है या जो तथ्यात्मक जानकारी को लेकर के हमें कई बार परेशानियों का भाव उठाना पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या आपकी गिरफ्त में आ जाएंगी। पूरा स्टेट दिया हुआ है, देखिए स्टेट आपके दिए हुए हैं, यूटीज आपके दिए हुए हैं, स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, यूटीज के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन आपको इसमें क्या दी जा रही है। ओके, मैं अशोक को पढ़ने की बात कर रहा था इसमें। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनका नंबर जनरली 33 मिलता है। टोटल जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं उनका नंबर क्या मिलता है 33 मिलता है। ये इंफॉर्मेशन मैंने किसी किताब में नहीं देखी, क्योंकि हमारा तो ऑप्शन रहा हिस्ट्री, तो हमको इस बात की जानकारी थी, है ना। लेकिन इस बुक में उस चीज़ को क्या है थोड़ा हाईलाइट किया गया है। अब देखिए ऐसे ऐसे बॉक्सेस भी आपको मिलेंगे, ओके, ऐसे ऐसे बॉक्सेस भी आपको मिलेंगे। और आपको पता होगा हम क्लास में क्या काम करते हैं, मैं आपको रिमार्क्स डलवा के लिखवाता हूं, मैं आपको बार बार नोट बनवाता हूं, मैं क्लास में कई बार आपको बॉक्सेस भी बनवाता रहता हूं। तो मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूं, क्योंकि जो मेरे रिमार्क्स हैं वो आपको सीधा सवाल देंगे, जो मेरे नोट्स हैं वो आपको सीधा सवाल देंगे, और जो बॉक्सेस के अंदर मैंने बातें लिखवाई हैं वो आपको सीधा सवाल देंगे। तो बुक का ये एक पैटर्न होता है कि अगर कहीं पर बॉक्स बना हुआ है तो आप पूरे पेज को बाद में देखेंगे, उस बॉक्स को सबसे पहले देखेंगे, है ना। तो अगर एक बार इसको विजिट कर लेना, और विजिट करके क्या है अगर इस किताब में थोड़ा आपको अपने हिसाब से थोड़ा मामला ठीक ठाक लगता है, तो मुझे तो खैर किताब में मैंने इसको पढ़ा भाई, मुझे तो खैर कोई समस्या नहीं है ना। हिंदी और इंग्लिश में क्या दोनों चीज़ों में क्या अवेलेबल है, आसानी के साथ आप कम से कम अपने जीके वाले सेक्शन को लेकर के एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन क्या है इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने एंशिएंट इसमें ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि एंशिएंट अगर प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या होता है, मान लीजिए आपने पाषाण काल का जिक्र किया, मान लीजिए आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन का जिक्र किया, तो वहां पर जो हमारा डिपेंडेंसी बनता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर आ जाता है। किस पर आता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर आ जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को लेकर के लोग दाएं बाएं की बातें करते हैं, बट इस किताब में हमने देखा कोई बेचैनी नहीं। हालांकि मैं फिर वही कहूंगा कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन किताब को लेकर के कोई बेचैनी का भाव हमको तो खैर नजर नहीं आया। मतलब उसने जैसे मान लीजिए उसने ये लिखा हुआ है कि मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर, तो जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसने बॉक्सेस बना के सब कुछ आपके सामने लिख दिया है। और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि अगर जैसे मैंने बताया आपको कि जीएस का मामला क्या होता है या जीके का मामला क्या होता है, तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि क्लास में तो हम डिटेल में डिस्कशन कर ही रहे हैं। क्लास में तो हम क्या डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। अब क्लासेस हमारी चाहे पेड क्लासेस हों, चाहे आपके लिए यूट्यूब वाली क्लासेस हों, है ना, मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव करके तो चल नहीं रहा हूं, है ना। आपके साथ भी प्रॉपर मेहनत हो रही है और बढ़िया मेहनत हो रही है, और इसी प्रकार की मेहनत आगे भी होती रहेगी। तो क्लासेस चाहे कहीं भी हों, आप कहीं भी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, तो क्लासेस के माध्यम से आप केवल कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की बात करें। ये एक लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था,
कॉन्सेप्ट जब आपका बिल्डअप हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ल्यूसेंट के साथ इसको जोड़ ले और दोनों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उठाएं। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जब आप उठाने का काम करेंगे तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ये नहीं कि साहब क्लास, हमने एक बार एक विद्यार्थी का बुक देखा, ल्यूसेंट था, तो ल्यूसेंट की कोई लाइन ऐसी नहीं थी जिसको हाईलाइट ना किया गया हो। मैंने कहा ये काम आपने क्या कर दिया। जब हम किसी भी पेज में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करने की बात करते हैं तो मेजर 1 होनी चाहिए। अगर आप पूरा पेज ही हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं तो आपको तो कैलकुलेशन ही नेगेटिव हो गई। भाई आप समझो, हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है। हाईलाइट करने का मतलब होता है कि हमने पूरा पेज पढ़ा और पूरे पेज पढ़ के हमने 7 से 8 लाइनों को अंडरलाइन किया कि भैया इस पूरे पेज की क्या समरी है। और ये किताब पढ़ने का तरीका भी होता है कि अगर आप पूरे पेज को ग्रहण करने की बात करोगे तो कितना बर्डन आपको ऊपर आ जाएगा। तो वो काम आपको नहीं करना है। यानी कि ल्यूसेंट के साथ बाद में क्या इसको अटैच कर लेंगे। अगर आपका मन होगा तो दोनों के माध्यम से आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के टॉपिक वाइज आपके क्या है, नोट्स होने चाहिए। और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला आपका नोट्स होगा उसमें आप ये बिल्कुल नहीं बताएंगे क्यों और क्या, उसमें केवल आप यही लिखेंगे, सीधा मामला लिखेंगे। अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं कि मौर्य वंश का फाउंडर कौन है तो बस सीधा लिखें। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो आप चंद्रगुप्त मौर्य सीधा लिखें। अगर आप ये लिखेंगे समुद्रगुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा गया, विंसेंट स्मिथ ने कहा, उनकी एक बुक मिलती है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से कहा, सीधा लिखेगा। किस फ्रांसीसी व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहा तो सीधा लिखिएगा। ठीक है, तो मेरी अपेक्षा आप लोगों से रहेगी कि आप एक बार अपना थोड़ा समय निकाल के इस बुक को थोड़ा एक बार देख लें। परचेज बाद में करें। एक बुक खरीदने का पैटर्न भी होता है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां अपना टाइम दे करके आया करो। ये नहीं कि साहब जल्दबाजी में आपने कोई किताब खरीदी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप जाएं, जा करके इस चीज़ को देखें एक बार, है ना। और देहरादून में जो डीवी कॉलेज है उसके सामने शांति पुस्तक भंडार आपको दिखाई पड़ता है, वहाँ पर किताब वर्तमान समय में उपलब्ध है। ओके, और जाएं, जा करके इस चीज़ को एक बार देखें, विजिट करें कि किताब आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। उपयोगी है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उपयोगी नहीं है तो बिल्कुल हम बाध्यकारी बात तो कोई करते नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो किताब की बात भी हमने कर ली है कक्षा के माध्यम से, और हमने थोड़ा ये भी आपको बता दिया है कि ये चीज़ आपको थोड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ क्या आपको थोड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा कि जीएस में मामला आपका क्या रहता है या जीके के अंदर आपका मामला क्या रहता है, दोनों में समानताएं क्या हैं और दोनों में असमानताएं क्या हैं। ओके, आप लोग मेहनत करते रहें। अब रुकने का समय नहीं है, आप जान पा रहे होंगे, अब रुकने का समय नहीं रहा है। ओके, मैं आज फिर वही कहूंगा कि 15-16 घंटे पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 7 से 8, 8 से 9 घंटे आप रेगुलर बने रहें। बिल्कुल रेगुलरिटी के हिसाब से आप बने रहें, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से इतना समय आपको देना ही देना है। क्योंकि आने वाले समय में जो आपके सामने व्यवस्थाएं बनेंगी तो एक साथ कई सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, और जब कमीशन एक साथ कई सारी व्यवस्थाएं बना देता है तो वो हमको क्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा परेशान करने की कोशिश करता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की रह जाती है कि आप पहले से ही मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को क्या है, तैयार करके चलें। मैंने लगातार ये बातें समझाई हैं कि हमारी कमी एक ये भी रह जाती है कि हम आफ्टर नोटिफिकेशन तैयारी प्रारंभ करते हैं, जबकि एक व्यवस्थित जो विद्यार्थी है वो तब अपनी तैयारी कर लेता है जब कोई नोटिफिकेशन नहीं है। क्योंकि भाई हमने तो हमेशा यही माना है कि नोटिफिकेशन के आने के बाद आपको 2 बड़े काम करने पड़ते हैं, तैयारी नहीं करनी पड़ती। बात तो यही है भाई, जो लोग पहली बार निकलते हैं वो ऐसे ही तो निकलते हैं, वो बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में तैयारी करते रहते हैं। उनको पता है कि फॉर्म तो आएगा ही, अब आए 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, लेकिन फॉर्म तो आना ही आना है, वो जानता है इस बात को। वो बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में क्या है, अपने तैयारी करते रहते हैं, राइट। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उनका काम क्या रह जाता है, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज वो करते रहते हैं और पहली बार में निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी पहली बार में निकल जाओ। मैंने तो अभी किसी पेड क्लास में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि अगले कक्षा में आप यहां दिखाई पड़े। आप मेहनत करो, निकल जाओ। जितनी मेहनत आपको हमसे करवानी है उतनी करवाओ।
आप जान पा रहा हूँ कि मैं तो आजकल सैटरडे संडे में भी लगा हुआ हूँ। सैटरडे संडे में मुझे बिल्कुल कोई आराम नहीं है। सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, लगातार चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। जितनी मेहनत विद्यार्थियों के लिए हो सकती है उतनी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करो, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो, माता पिता से लगातार बात करते रहो, अच्छे दोस्त बनाओ। मैं कहूँगा उनके साथ घूमो भी, लेकिन निरंतर 7 से 8 घंटा जो है प्रतिदिन के हिसाब से वो आप पढ़ते रहो। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।